दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों आज आप सभी के लिए कंप्यूटर क्लास का एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है टॉप 1000 कंप्यूटर एमसीक्यू। ओके, तो इसमें टोटल हम लोग 1000 प्लस एमसीक्यू यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें रोज़ पर डे जो है 20-25 क्वेश्चन एमसीक्यू के होने वाले हैं। ओके, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 शुरू कर रहे हैं इस सीरीज का, और वैसे ही नेक्स्ट जो है सेट 2 और सेट 3 ऐसे करके जो है टोटल 1000 प्लस आपको क्वेश्चंस जो है कराया जाएगा, और सभी क्वेश्चंस का आपको डिटेल में डिस्कशन कराया जाएगा। जहां भी रिक्वायरमेंट रहेगा डिस्कशन का ज़रूर कराया जाएगा। ओके, यहां से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक और बात है कि इसमें हमने टोटल जो है मिक्स क्वेश्चन लिया है, मतलब सभी सब्जेक्ट सभी जो चैप्टर है उससे जो है क्वेश्चंस लिया है। और दूसरा बात ये मिक्स इस रेफरेंस में भी कि इसमें दोनों टाइप का क्वेश्चन लिया है। कुछ क्वेश्चन जो है इजी हमने चूज किया है, कुछ मॉडरेट किया है, और कुछ जो है तुलनात्मक रूप से टफ क्वेश्चन जो है वो भी हमने सिलेक्ट यहाँ पे किया है। तो सभी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो है टफ नहीं सेट किए जाते हैं। 10% या 20% क्वेश्चंस टफ होते हैं, फिर मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी भी आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, जो सीपीयू है उसको जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, और इसका काम है जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी निर्देश आप देते हैं उसका एग्जीक्यूशन करना, उस पर कार्य करना, उसके प्रोसेस करना और आपको आउटपुट प्रोवाइड कराना। तो सीपीयू का मुख्य कार्य होगा आपके निर्देश को एग्जीक्यूट करना। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो स्टोरिंग डाटा दिया गया है, ये जो है अलग अलग टाइप के स्टोरेज डिवाइसेज आते हैं, उनका काम है डाटा को स्टोर करने का, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंटर्स आते हैं, तो प्रिंटर्स यूज किए जाते हैं, ना कि सीपीयू, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है स्कैनिंग इमेजेस को स्कैन करने के लिए जो है इमेज स्कैनर आते हैं, या फिर प्रिंटर में भी फैसिलिटी होता है स्कैनर का, तो प्रिंटर से भी स्कैन किया जा सकता है जो स्कैनर वाले प्रिंटर आते हैं, या फिर अलग से भी स्कैनिंग डिवाइसेस आते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तीनों ये गलत है, ए, सी और डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि कंप्यूटर में डाटा को व्यवस्थित करने और चलाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके डाटा को मैनेज करने के लिए या फिर उन्हें रन कराने के लिए किस टाइप के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो जो ओएस कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच के कड़ी के रूप में काम करते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हार्डवेयर को अच्छे ढंग से संचालित करने का इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका मेन काम यही होता है कि हार्डवेयर को अच्छे ढंग से चलाना, और दूसरा ये भी काम होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय बनाकर रखना, कोऑर्डिनेशन बनाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि पहला देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि यह दुनिया भर में पर्सनल कंप्यूटरों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा यहाँ पे है एप्पल मैक ओएस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंप्यूटर जैसे मैकबुक और आईमैक पर इस्तेमाल होता है। तीसरा यहाँ पे एग्जांपल है गूगल एंड्रॉयड का। यह स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी आप स्मार्टफोन आप यूज कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोगों के पास में एंड्रॉयड डिवाइसेस होते हैं जो भी स्मार्टफोन यूज करते हैं। ओके, कुछ लोगों के पास में आईओएस डिवाइसेस होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास में एंड्रॉयड होते हैं। तो उसमें कौन सा, ये गूगल का एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज होता है। एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस कंपनी का है, तो गूगल का है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं
iOS जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल आईफोन्स और आईपैड पर इस्तेमाल होता है। और है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप इसे जो है इजीली जो है यूज कर सकते हैं, और जो इसका सोर्स कोड होता है, जो सोर्स कोड होता है उसे आप देख सकते हैं कि क्या कोडिंग करके ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, और अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यही ओपन सोर्स का मेन मतलब होता है कि सोर्स कोड को आप देख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, सोर्स कोड वो होते हैं जिन कोड्स को यूज करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। तो यही बताया गया है कि यह एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो खासकर टेक्निकल यूजर्स और डेवलपर्स के बीच लोकप्रिय है। इसका इस्तेमाल कई सर्वरों और एम्बेडेड डिवाइसेस में भी किया जाता है। अगला यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एग्जांपल है वो है क्रोम ओएस। यह खास तौर से क्रोम बुक के लिए बनाया गया है। गूगल का एक जो है लैपटॉप आता है क्रोम बुक तुलनात्मक रूप से कम ये जो है स्पेसिफिकेशन का ये जो लैपटॉप है ये होते हैं, और साथ में तुलनात्मक रूप से कम प्राइजेज में भी आते हैं। इनका प्राइजेज भी कम होता है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर होते हैं वेब पे चलते हैं। वेब मतलब ऑनलाइन चलने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि यह खास तौर से क्रोम बुक के लिए बनाया गया है। यह हल्का फुल्का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम बुक ऐसे लैपटॉप होते हैं जो मुख्य रूप से वेब आधारित अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन पर निर्भर करते हैं। जैसा कि हमने बताया, जितना भी वेब एप्लीकेशंस होते हैं वो यूज कराया जाता है इसमें, मतलब इंटरनेट के थ्रू चलने वाले जो कि ब्राउजर में एक्सेस होता है, वो सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्रोम बुक में मैक्सिमम होते हैं। इसलिए इसे हल्का फुल्का ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। सबसे पहले तो दो मेमोरी होती है, टाइप वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल मेमोरी होता है इसमें तभी तक डाटा आपका रहता है जब तक आपका सिस्टम जो है ऑन रहेगा। जब तक सिस्टम आपका ऑन रहेगा तभी तक आपका डाटा जो है रहेगा, मतलब जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता रहेगा तभी तक जो डाटा है वोलेटाइल मेमोरी में सेव रहता है। कहने का मतलब ये एक प्रकार का अस्थाई है, अस्थाई मेमोरी है, मतलब टेम्पररी मेमोरी होता है। वहीं नॉन वोलेटाइल जो है ये डाटा को आपको परमानेंटली सेव करता है, परमानेंटली सेव करता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसका एग्जांपल्स हम बता देंगे डिटेल में कौन कौन से होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी परमानेंटली डाटा को सेव करते हैं। ये सिस्टम ऑन रहे या ना रहे, डाटा हमेशा इसमें स्टोर रहता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो एग्जांपल है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका जो स्टैंड्स फॉर होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है। इसके डाटा टेम्पररी रूप से सेव रहता है। ओके, जब आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उस टाइम पे जो डाटा है ओनली यूज होता है। फिर कैसे मेमोरी होता है, ये भी एक प्रकार का टेम्पररी मेमोरी है, मतलब वोलेटाइल मेमोरी है। और एक रजिस्टर है, ये भी अपने अंदर डाटा को टेम्पररी रूप से ही सेव करता है। तो जो परमानेंट मेमोरी बोलिए या नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलिए वो हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। आप जब स्मार्टफोन लीजिएगा तो उसमें दो तरह की मेमोरी आते हैं। आपको स्पेसिफिकेशन में बताया जाएगा, जो भी आप मोबाइल लीजिएगा तो बताया जाएगा कि इसमें एक बोला जाएगा कि 6 GB 8 GB या 4 GB का रैम है, और बोला जाएगा कि रोम है उसमें 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB। तो ये सभी रोम होता है। ये रोम में जो डाटा है परमानेंटली सेव होता है। यहाँ पे देखिए इसका जो वोलेटाइल मेमोरी होता है वो मेमोरी, जो वोलेटाइल मेमोरी रैम को इसका एग्जांपल के रूप में लिया गया है। यहाँ पे रैम भी एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी है। ये तुलनात्मक रूप से तेज होती है लेकिन कंप्यूटर बंद होने पर डाटा जो है खो देती है, जैसा कि हमने आपको बताया। नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल्स देख लीजिए, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD, USB, SD कार्ड, ये सभी नॉन वोलेटाइल का एग्जाम्पल्स है और इसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर रहते हैं। ओके, अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं भले ही कंप्यूटर बंद हो जाए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि रैम का पूरा नाम क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ओके। जैसा कि पहले हमने आपको बताया, जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डाटा तभी तक रहेगा जब तक सिस्टम आपका ऑन रहता है। ऑफ होने के बाद में इस डाटा जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि टेम्पररी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक भंडारण उपकरण है, मतलब कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है ये सीपीयू नहीं है, ये जो है सीपीयू स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और ये जो है डाटा जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं यानी जो निर्देश देते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, उस पर ये काम करता है, उससे प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। तो ये गलत आंसर है। जो हार्ड डिस्क है ये एक प्रकार के द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी यही है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रैम है, यहाँ पे जो रैम एक प्रकार के टेम्पररी मेमोरी है और रोम जो है यहाँ पे ये तो परमानेंट मेमोरी है, लेकिन इसे जो है नॉन वोलेटाइल के कैटेगरी में रखा गया है, वोलेटाइल के कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए जो सेकेंडरी का एग्जाम्पल है, करेक्ट आंसर हार्ड डिस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसे मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर का एक फास्ट गति से चलने वाला मेमोरी होता है जो सीधे सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है। अगला है पॉइंट कि प्राथमिक मेमोरी का उपयोग डाटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से मतलब टेम्पररी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिनकी सीपीयू को प्रोग्राम चलाने के लिए आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के बंद होने पर प्राथमिक मेमोरी में संग्रहित सभी डाटा खो जाते हैं। तो प्राइमरी कहने का मतलब एक प्रकार का टेम्पररी मेमोरी है। वहीं बात किया जाए कि जो प्राइमरी मेमोरी है कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रैम, एक होते हैं रोम। देखिए एक चीज़ और बात है, यहाँ पे जो रोम है आपको बहुत जगह कंफ्यूज करेगा। रोम यहाँ पे दोनों तरह के डिवाइसेस में यूज होता है। कई जगह पे रोम जो है आपको परमानेंट मेमोरी की तरह भी यूज होता है, जैसे कि आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में। और कहीं कहीं पे रोम जो है आपको टेम्पररी मेमोरी के रूप में भी दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्राथमिक मेमोरी के 2 टाइप हो गए, एक रैम हो गया और रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। रैम के बारे में देखते हैं, यह अस्थिर मेमोरी होती है जिसका अर्थ है कि डाटा कंप्यूटर बंद होने पर खो जाता है। रैम का उपयोग चल रहे प्रोग्रामों और डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे होते हैं उन्हीं को ओनली स्टोर करता है रैम। और फिर अगर आप सिस्टम बंद कीजिएगा तो वो जो है वहाँ से डाटा उड़ जाता है। जो रोम है यह अस्थायी मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि डाटा कंप्यूटर बंद होने पर भी बना रहता है। रोम में आमतौर पर BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट लोडर और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश और डाटा होते हैं। रोम को आमतौर पर उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं किया जा सकता, मतलब इसे बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द्वितीयक मेमोरी क्या है, तो इसे बाहरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब सहायक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी की तुलना में धीमी गति से चलती है, लेकिन यह बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को अस्थायी मतलब परमानेंट रूप से स्टोर कर सकती है। वहीं जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका उपयोग दस्तावेजों, फोटो, संगीत, वीडियो और अन्य फाइलों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर बंद होने पर भी द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित डाटा बना रहता है। तो एक तरह से एक चीज़ आपको फाइनल कंक्लूजन में दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी का, SSD, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव मतलब CD, DVD, ब्लू-रे ये सभी आते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। और फ्लैश मेमोरी कार्ड जैसे SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड और ये CF और फिर मैग्नेटिक टेप, ये सभी जो है सेकेंडरी मेमोरी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आप रखते हैं और बड़े बड़े साइजेज में आते हैं। और प्लस इसमें जो है तुलनात्मक रूप से इसमें जो स्पीड होता है डाटा को अपलोड या डाउनलोड करने का, ये कम होता है। डाटा एक्सेस करने का जो स्पीड होता है तुलनात्मक रूप से कम होता है। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसमें देखिए एक कन्फ्यूज आप कीजिएगा, एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल।
और एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। देखिए एक तरह से ये दोनों एक ही समझिए इसको, जो वोलेटाइल मेमोरी है और जो प्राइमरी मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी में भी डाटा टेम्पररी रूप से सेव होता है और प्राइमरी मेमोरी में भी डाटा जो है टेम्पररी रूप से सेव होता है। दोनों का एग्जाम्पल भी सेम होता है, जैसे कि रैम हो गया। ओके, और रोम जो है कॉमन एग्जाम्पल है, दोनों में यूज होता है समय समय पे। वहीं नॉन वोलेटाइल और सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंट यहाँ पे डाटा स्टोर होता है और इसमें कंप्यूटर ऑफ कर दीजिएगा फिर भी डाटा जो है सेव ही रहता है, स्टोर ही रहता है। तो आप याद रखिएगा, वोलेटाइल मतलब प्राइमरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मतलब सेकेंडरी मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी का ये सभी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक हार्ड डिस्क की सामान्य संग्रहण क्षमता क्या होती है? जो हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसका सामान्य जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितना आता है? तो देखिए ये 500 GB से लेकर 2 TB के रेंज में ये आता है। जनरली बताया गया है, नॉर्मल रूप से पूछा गया सामान्य संग्रहण क्षमता। इसमें आप बढ़ भी सकता है, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार यही करेक्ट आंसर होगा, 500 GB से लेकर 2 TB तक। और भी आने वाले समय में या अलग अलग क्षमता के हार्ड डिस्क जो है बनाए जा रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर ऑप्शन के अनुसार 500 GB से लेकर 2 TB होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि हार्ड डिस्क की क्षमता लगातार बढ़ रही है, भविष्य में 2 TB से अधिक क्षमता वाले हार्ड डिस्क ड्राइव आम हो सकते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने हार्ड डिस्क की क्षमता चुन सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि आधुनिक हार्ड डिस्क की सामान्य भंडारण क्षमता 500 GB से 2 TB तक होती है। 1 TB से सबसे आम विकल्प है। आप लैपटॉप भी लिख लीजिएगा तो जो हार्ड डिस्क है HDD 1 TB मिलता है। 1 TB आम बात हो गया है लैपटॉप में, पहला बात ये। और दूसरा बात ये कि आजकल जो है हार्ड डिस्क आदमी नहीं SSD ले रहे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए, क्योंकि तुलनात्मक रूप से ये फास्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड से जो है आप टेक्स्ट जो है टाइप करते हैं। मॉनिटर जो है चीज़ों को, आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करता है। प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का, और स्कैनर डॉक्यूमेंट को स्कैन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? आउटपुट प्रदर्शन के लिए मॉनिटर, जैसा कि हमने आपको बताया, और माउस जो है जो कर्सर है उसको मूव कराने के लिए, और स्पीकर जो है साउंड पर्पज के लिए यूज किया जाता है। कीबोर्ड जो है टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए, मॉनिटर डिस्प्ले के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समकक्ष क्या है? जो 10 जो डेसिमल नंबर है, जो 10 डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी पूछ रहा है, इसका बाइनरी। तो हमने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर ही रह गया है जो आपको पढ़ाना है, तो एक छोटा सा टॉपिक है जो हम आपको कंप्लीट करा देंगे। अभी के लिए आंसर इसका जान लीजिए, जो करेक्ट आंसर होगा 1010 होगा, 10 और 10 करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी संख्या प्रणाली बेस 16 का उपयोग करती है? ओके, बेस 16 का यूज करने वाली कौन सी संख्या प्रणाली है? तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हेक्साडेसिमल जो है बेस 16 का यूज करती है। जो डेसिमल है वो बेस 2 का यूज करती है। ये जो डेसिमल है बेस 10 का यूज करती है। बाइनरी जो है बेस 2 का यूज करती है। वहीं ऑक्टल जो है बेस 8 का यूज करती है। बेस मतलब कि यहाँ पे आधार से रिलेटेड है। आधार, जैसे कि 10 के पावर 2 लिखिए आप, तो इसका बेस क्या हो गया? 10 हुआ, बेस हुआ 10, तो वहीं यहाँ पे बेस का मतलब हुआ। करेक्ट आंसर हेक्साडेसिमल हो जाएगा। इसका और एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव आधार इसका 10 होता है, इसमें जो अंक यूज होते हैं 0 से 9 तक होते हैं। वैसे ही बाइनरी जो होते हैं आधार इसका 2, 0 और 1 के अंक यूज होते हैं बाइनरी डिजिट में। ऑक्टल में आधार होते हैं 8 और 0 से 7 तक के अंक उपयोग होते हैं। और जो हेक्साडेसिमल है आधार होते हैं 16, 0 से 9 और ए से एफ तक के 16 अंक उपयोग होते हैं। 0 से 9 हो गया डिजिट,
और ये हो गया एक ए से लेकर एफ तक अल्फ़ाबेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर का एक उदाहरण है। हार्डवेयर का एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया है। मुख्यतः जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें जो है जो स्पेसिफिकेशन होते हैं उसके अनुसार दो भागों में बांटा गया है। एक हार्डवेयर जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और सॉफ्टवेयर भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होते हैं जो फिजिकल वस्तुएं होती हैं, जो भौतिक रूप से जिसे आप छू सकते हैं और जिसे आप देखते हैं, वो सभी जो है हार्डवेयर कहलाते हैं। एक तरह से इसे मशीन समझ लीजिए। और सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और भी अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, और जो भी सॉफ्टवेयर है वो सभी सॉफ्टवेयर के अंदर में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल है, तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कीबोर्ड जो है एक प्रकार का फिजिकल चीज़ है, एक प्रकार के वस्तु है, या एक तरह के मशीन कह सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर का एग्जाम्पल हो गया। जो विंडोज ओएस है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया, डिजाइन किया गया विंडोज़। और फिर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर जो एंटीवायरस है एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब जो निर्देश होता है, जो निर्देश है उसका सेट है, ये समूह है जो कि एक प्रकार के स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, एक प्रकार के विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया होता है, मतलब स्पेसिफिक कार्य। जैसे कि अगर आपको फोटो खींचना है तो आप कौन सा एप्लीकेशन आप खोलिएगा, कैमरा एप्लीकेशन खोलिएगा, कैमरा एप्लीकेशन। वैसे ही अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक से रिलेटेड एप्लीकेशन खोलिएगा, वीडियो खोलना है, वीडियो देखना है आपको तो वीडियो प्लेयर खोलिएगा। मतलब जो काम करना है उसके लिए विशिष्ट रूप से अलग से एप्लीकेशन डिजाइन किया गया है, इसलिए जो है सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रकार के स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यहाँ पे डिजाइन किया होता है। तो ऐसे निर्देशों का समूह जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए जैसा कि हमने वहीं सेम एग्जांपल लिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी वहीं लागू होगा। जैसे कि अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो प्लेयर आप खोलिएगा, ऑडियो सुनना है तो आपको म्यूजिक प्लेयर कोई एप्लीकेशन खोलना होगा, अगर आपको फोटो क्लिक करना है तो कैमरा एप्लीकेशन खोलिएगा। मतलब हर कार्य के लिए अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन बनाया गया है जो कि कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे आप शॉर्ट में बोलते हैं एप्स, जो मोबाइल में होते हैं एप्स, एप फॉर एप्लीकेशन, एस फॉर सॉफ्टवेयर। तो ये एप्स कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपने देखा विंडोज एग्जांपल शुरू में हमने आपको बताया, विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, क्रोम ओएस हो गया, तो लिनक्स हो गया। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल जरूर आप याद रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, जो एंटीवायरस होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और मॉलवेयर क्या है, एक प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कोड होते हैं, दुर्भावनापूर्ण कोड होते हैं। कौन? मैलवेयर। इसका जो दो वर्ड से बना है मैलवेयर, MAL मतलब होता है मैलिशियस मतलब दुर्भावनापूर्ण, मैलिशियस। और वेयर मतलब होता है सॉफ्टवेयर का लास्ट डिजिट यूज किया गया है, लास्ट वर्ड यूज किया गया है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर। ओके, तो मैलवेयर दो चीज से बना है, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर दुर्भावनापूर्ण, ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कंप्यूटर के बेसिक कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक होता है। जो कंप्यूटर के जो बेसिक कार्य होता है उसको काम चलाने के लिए कौन डिजाइन किया गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ये जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये यूजर्स को विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। दस्तावेजों को संपादित करने के लिए अलग एप्लीकेशन होता है, वेब ब्राउज करने के लिए अलग होते हैं, गेम खेलने के लिए अलग एप्लीकेशन। तो वहीं अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इनके। उदाहरण के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, फाइल सिस्टम्स, जो डिस्क मैनेजमेंट का जो आते हैं सॉफ्टवेयर, वो ये सभी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ हमने लिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, वीएलसी मीडिया प्लेयर और एडोब फोटोशॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों को मैनेज करने के काम कौन करेगा? तो ये करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, शायद हमने बताया है आपको कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में पुल का यानी कड़ी का काम कौन करता है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करते हैं। कौन? ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ये जो हार्डवेयर होते हैं इनके बेसिक संचालन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर बी होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्स का एग्जांपल्स हमने बताया आपको, अलग अलग टाइप के एग्जांपल। ये विशिष्ट एप्लीकेशन होते हैं, अलग अलग कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स वहीं जो हमने आपको बताया है वो इसका एक एग्जांपल इसी में से है। जैसे कि जो विंडोज 10 है, क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप और गूगल क्रोम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यानी एप्स है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी वर्क क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी वर्क होता है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है, जो हार्डवेयर संसाधन है उसे जो है मैनेज करना है, उसका प्रबंधन करना है। इसको एक तरह से और बोल सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में दोनों के कोऑर्डिनेशन बनाना, एक तरह से कड़ी के बीच में रूप में काम करना है। ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, अलग अलग रूप में आया है, इसलिए हमने ले लिया है ताकि अच्छे से एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज करेक्ट आंसर होगा, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। ओके, और यहाँ पे जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी भाषा सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो मशीनी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। और अलग अलग प्रकार के जो लैंग्वेज है उसका हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। देखिए, मशीनी लैंग्वेज यह कंप्यूटर के प्रोसेसर द्वारा सीधे समझी जाने वाली भाषा है और ये बाइनरी रूप में होती है, 0 और 1 डिजिट के रूप में। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो यह मशीनी लैंग्वेज का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, मतलब प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है, जो मनुष्य के लिए पढ़ना और लिखना आसान बनाता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो मशीनी लैंग्वेज का एक साइन के रूप में यूज किया जाता है, जिससे इसे मनुष्य भी पढ़ सकता है। तीसरा यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है। यह एक ऐसी भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो मनुष्य के लिए अधिक नेचुरल और आसान होती है, जैसे पाइथन, जावा, C++। इसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। कंपाइलर से भी हमने क्वेश्चंस एक लिया है कि कंपाइलर का क्या काम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज क्या होते हैं। तो यह वह भाषा है जिसे मनुष्य एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग करता है, मतलब बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच। और कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज को सीधे नहीं समझ सकते हैं, इसे मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कौन? NLP टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। NLP क्या है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसका कंक्लूजन ये है कि मशीनी लैंग्वेज को सीधे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है और असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने की आवश्यकता होती है ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ और उसका प्रोसेस कर सके। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कंपाइलर क्या है। तो देखिए, जो कंपाइलर है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने वाले जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो कंपाइलर होते हैं। तो उस हिसाब से कंपाइलर तो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये भी जो है करेक्ट आंसर हो सकता है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन जो एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये ज़्यादा जो है डिटेल में दिया गया है। ओके, तो ये अगर ये ना रहे ऑप्शन में तो ये भी आंसर हो सकता है, बट प्राइमरी आंसर ये होगा। फिर आगे है यहाँ पे कि मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये हार्डवेयर को ये हार्डवेयर तो है नहीं, सॉफ्टवेयर है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज नहीं करता है। और ये टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, तो हार्डवेयर नहीं है, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन प्राइमरी आंसर ये होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कि वर्ड दस्तावेज के लिए फाइल एक्सटेंशंस क्या होता है। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो MS ऑफिस 2007 और उसके बाद के जो भी वर्जन हैं उसमें .docx जो है एक्सटेंशन यूज होता है। MS वर्ड जो वर्ड फाइल होते हैं उनके लिए .docx। .excel जो है एक्सेल फाइल के लिए यूज होता है। .ppt पावर पॉइंट जो फाइल आते हैं पावर पॉइंट के लिए यूज होता है। और जो PDF होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF का फुल फॉर्म होता है। ये एक PDF फाइल जो है ये भी एक प्रकार के जो है फाइल का ही एग्जाम्पल है। .pdf इसका एग्जाम्पल एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि MS वर्ड में टेबल बनाने के लिए मतलब तालिका बनाने के लिए कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है। टेबल बनाने के लिए कौन से चीज़ आप जो है टैब में जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंसर्ट टेबल वाले टैब में आपको क्लिक करना होगा, वहाँ से टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ओके, वहाँ पे अलग अलग तरह के रो और कॉलम होते हैं, हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पेज लेआउट, रिव्यू और मेलिंग का भी हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिया है। देखिए यहाँ पे जो टेबल है ये सेक्शन इंसर्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो टेबल का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है अलग अलग टेबल और इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रो पहला रो है और ये दूसरा रो है और ये कॉलम है 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे आपको अपने हिसाब से चूज करना होता है। फिर पेज लेआउट का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे रहते तीसरे नंबर पर होम इंसर्ट और तीसरे नंबर पे पेज लेआउट मिलेगा और ये सभी ऑप्शंस रहता है यहाँ पे वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, मार्जिन, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं पेज लेआउट में। वहीं यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन देखिएगा तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन रहता है ट्रैकिंग का और कंपेयर का, डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन रिव्यू में ही रहता है, कमेंट ऐड करने के लिए डॉक्यूमेंट में यहीं पे रहता है, फिर प्रूफिंग का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल रहता है, स्पेलिंग ग्रामर का भी इसी में रहता है रिव्यू वाले में, अगर स्पेलिंग और ग्रामर आपको चेक करना है डॉक्यूमेंट का तो। फिर यहाँ पे मेलिंग का ऑप्शंस ये रहा मेलिंग टैब, यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन से अवेलेबल रहते हैं। जो ईमेल आप लिखते हैं या फिर जो मेल करते हैं उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो मेलिंग टैब में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि एक्सेल में पंक्ति मतलब कि रो और स्तंभ मतलब कि कॉलम मिलान को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब जैसे कि ये पंक्ति हो गया, ओके, ये पंक्ति हो गया और ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, तो ये जहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है तो इसे क्या बोलिएगा, इसे क्या बोलिएगा, तो इसे बोला जाता है सेल। ओके, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल। टेबल क्या होता है, टोटल जो है ये जो टोटल है रो और कॉलम का समूह उसे बोलिएगा आप टेबल। मैट्रिक्स दूसरा चीज होता है, मैथ से रिलेटेड है और फील्ड इससे रिलेटेड नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सेल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि एक्सेल में किसी रेंज का योग मतलब किसी रेंज के सम अगर आपको योग निकालना है, ऐड निकालना हो, जोड़ना हो, करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पे सम फंक्शन का यूज किया जाता है। फंक्शन और फार्मूला के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है अपने जो
एक्सेल वाला वीडियो है उसमें, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो जाकर। वैसे हम ऊपर ऊपर से बता दे रहे हैं। सम जो है जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ऐड करने के लिए, और एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू है निकालने के लिए मैक्स फंक्शन, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिन फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है। तो देखिए 2007 जो MS वर्ड था उसमें बहुत सारे चेंजेज 2007 के बाद में बहुत सारे चेंजेस किया गया था। तो 2007 से पहले PPT जो है एक्सटेंशन यूज होता था .ppt, लेकिन उसके बाद और जो भी नवीनतम अभी आ रहे हैं MS ऑफिस के वर्जन्स उसमें .pptx जो है एक्सटेंशन यूज होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा .pptx। और अभी एक्सेल के लिए अभी जो है यही हो रहा है .xlsx, ये नवीनतम एक्सटेंशन है एक्सेल फाइल के लिए। .docx डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है, और जो PDF फाइल का डॉक्यूमेंट एक तरह का PDF जो है वो भी डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स के बीच ट्रांजिशन जोड़ने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो जो स्लाइड होते हैं, जैसे कि हमने स्लाइड डिजाइन किया है PPT में ही, इसमें अगर आपको ट्रांजिशन जोड़ना है, मतलब कि जैसे कि देखिएगा आप उड़कर स्लाइड आता है, कोई इधर से आ जाएगा, कभी इधर से आ जाएगा, कभी फेड होकर आएगा ऊपर से, कभी नीचे से फेड होकर जाएगा। तो ये ट्रांजिशंस होते हैं जो डिजाइन में स्लाइड आते हैं। नेक्स्ट कीजिएगा या फिर बैक स्लाइड कीजिएगा तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं। इससे आप देख लीजिए यहाँ पे डिजाइन के बाद में ट्रांजिशन का ये टैब होता है, और इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। कोई ट्रांजिशन नहीं है तो नॉन पे आप क्लिक कीजिएगा। कट जैसा ट्रांजिशन लगाना है तो ऐसा, फेड के लिए ऐसा, पुश के लिए ऐसा ट्रांजिशन होता है, वाइप होता है ऐसे के लिए, स्प्लिट, ऐसे अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, और ये आपको हम देते हैं होमवर्क, और आपको इसे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वेब ब्राउज़र, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब OS, और सी है वर्ड प्रोसेसर मतलब जो MS ऑफिस वगैरह जो डॉक्यूमेंट आते हैं। वर्ड प्रोसेसर जैसे कि नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, वो वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। और डी है स्प्रेडशीट, जैसे कि एक्सेल आ गया, ये भी एक प्रकार का स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है। ठीक है, गूगल शीट भी नया में आया है, अभी प्रचलन में उतना नहीं है। गूगल शीट ये भी एक प्रकार का स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना है। आपको हिंट हमने दे दिया है सभी क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को जो है एक्सप्लेन करके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप ज़रूर इसका आंसर प्रोवाइड कराएं कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, और कुछ आपको इसमें जो है चेंजेस करवाना हो या फिर अपना सजेशन प्रोवाइड कराना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप इसका PDF जो है ले सकते हैं। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे ज्वाइन करके आप इससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।